Hello students, I am Anjali Singh, Assistant Professor of Pharmacology from the Department of Pharmacy, RKGIT Ghaziabad. In this lecture, we are going to talk about membrane transport and drug absorption. This is an important part of drug pharmacokinetics. So at first we are previously talked about what is pharmacokinetics. So pharmacokinetics is what the drug does to the what the body does to the drug. सो दिस इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, यानी कि हमारी बॉडी ड्रग को किस तरीके से डील करती है, हमारी बॉडी में ड्रग कैसे प्रोसेस होती है, द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी इज नोन एज फार्माकोकाइनेटिक्स. सो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी. यानी कि अगर आपने एक टैबलेट खाई तो वो टैबलेट कितनी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितनी मेटाबोलाइज हुई और कितनी एक्सक्रीट आउट हुई, इस सारे पैरामीटर्स को हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक स्टडी के अंदर में. सो फार्माकोकाइनेटिक कंसिडरेशन देयरफॉर डिटरमाइंस, अगर हम किसी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, हम डिसाइड कर पाते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि कौन सा रूट उस ड्रग को लेने के लिए अच्छा होगा, डोज ऑफ द ड्रग, कितनी डोज हमें उसकी रिक्वायर्ड है किसी पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, लेटेंसी ऑफ ऑनसेट, उस ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, कितनी देर में उसका इफेक्ट मिलना स्टार्ट होता है, टाइम ऑफ पीक एक्शन, कब वो ड्रग अपना मैक्सिमम इफेक्ट शो करती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कितने टाइम के लिए वो ड्रग अपना इफेक्ट शो करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग. फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग का मतलब जैसे कि डॉक्टर आपको बोलते हैं एक गोली सुबह खाना, एक शाम को खाना, एक रात को खाना, और किसी दूसरी ड्रग के लिए वो आपको बोलते हैं केवल एक गोली दिन में एक बार खाना. तो दीज पैरामीटर्स आर कैलकुलेटेड बाय फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करने के बाद हम किसी भी ड्रग के लिए ये पैरामीटर्स कंक्लूड कर सकते हैं. So this is the pharmacokinetic study of a drug. For example, you have taken a drug in tablet के फॉर्म में आपने कोई ड्रग लिया, तो ये जो ड्रग है डोजेस फॉर्म में आपकी GIT में जाएगा, जहाँ पे ये ड्रग इन सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका डिसइंटीग्रेशन होगा और डिसोल्यूशन होगा, ड्रग यहाँ पे से इसमें रिलीज हो जाएगी. आफ्टर दैट दिस ड्रग विल एब्जॉर्ब. तो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन. ये ड्रग आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी. अब आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग दो फॉर्म में हमें मिलती है, फ्री ड्रग एंड बाउंड ड्रग. ओके, इन ड्रग वी हैव प्लाज्मा प्रोटीन. ड्रग में हमारी बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं जो ड्रग को बाउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं. तो हमारी ड्रग दो फॉर्म में हमारे ब्लड में रहती है, फ्री फॉर्म में और बाउंड फॉर्म में. इसके बाद ये ड्रग हमारी साइट ऑफ एक्शन पे और स्टोरेज टिश्यूज़ में पहुंचेगी. यानी द सेकंड पॉइंट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक इज डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन. ड्रग आपकी सॉल्यूशन में थी, आपकी GIT में थी, वहाँ से ये ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, दिस इज एब्जॉर्प्शन. एंड आफ्टर दैट एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगी, जहाँ से ये ड्रग आपकी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंक्लूडिंग साइट ऑफ एक्शन. जो आपका डिजायर्ड साइट ऑफ एक्शन था वहाँ पे भी ये ड्रग पहुँच जाएगी. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट ड्रग इज मेटाबोलाइज. यहाँ पे आपकी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी और लास्ट में ये ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. दीज आर द थ्री बेसिक फैक्टर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन. इन एब्जॉर्प्शन ड्रग इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड, यहाँ पे ये एब्जॉर्ब होगी. डिस्ट्रीब्यूशन में ड्रग हमारी पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इंक्लूडिंग साइट ऑफ एक्शन, यानी कि जहाँ पे हमें उसका इफेक्ट चाहिए था वहाँ पे. इसके बाद ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी. मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं वो लाइपोफिलिक फॉर्म में होगी, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा हो, क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन लाइपोफिलिक है, और जब उसको हमारी किडनी से एक्सक्रीट आउट होना होगा तो उसको लाइपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसी हाइड्रोफिलिक फॉर्म में वो किडनी से एक्सक्रीट आउट हो सकती है. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज मेटाबॉलिज्म. तो यहाँ पे ड्रग मेटाबोलाइज हो जाएगी. मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग हमारे यूरिन, बाइल, फीसेस, स्वेट और सलाइवा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी. So this is all about pharmacokinetic parameters. नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट. हम यहाँ पे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन की बात करने वाले हैं, यानी कि ड्रग हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करती है. सो एज यू नो अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, फॉर अ ड्रग टू एब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज and eliminated from the body, it must pass through one or more biological membrane or barriers at various locations. Such a movement of drug across the membrane is called drug transport. यानी कि किसी भी ड्रग को अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, डिस्ट्रीब्यूट होना है या एक्सक्रीट आउट होना है, तो ऑब्वियसली उसको किसी न किसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को हमारी बॉडी में क्रॉस करना पड़ेगा. तो इन बायोलॉजिकल ड्रग मेम्ब्रेन के थ्रू ड्रग के मूवमेंट को हम बोलते हैं ड्रग ट्रांसपोर्ट. ओके, तो हमारे पास जैसे हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स ऑलरेडी आप लोगों ने HAP में पढ़ा होगा, दिस इज़ अ बाइलेयर, दिस इज़ अ लाइपोडियल बाइलेयर. हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती है लिपिड की बाइलेयर होती है,
बेसिकली फॉस्फोलिपिड की बायलेयर, जिसके बीच बीच में आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे किसका एक हाइड्रोफोबिक फेज होता है और एक हाइड्रोफिलिक फेज होता है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइपोडियल मेम्ब्रेन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इसका पोलर हेड है, दिस इज द नॉन पोलर टेल, और दिस इज अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ है, यानी कि दो फॉस्फोलिपिड हो गए, और साथ में इसमें प्रोटीन्स है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन की, कि हमारी जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब कैसे होती है। व्हाट इज ड्रग एब्जॉर्प्शन? सो ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ अनचेंज्ड फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे एक पॉइंट आपको फोकस करना है, अनचेंज्ड ड्रग, यानी कि ड्रग एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब कोई भी ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में अपने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका ओरल रूट हो सकता है, रेक्टल रूट हो सकता है, इंटरवेनस रूट हो सकता है, या फर्दर कोई भी रूट हो सकता है। उस साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जब आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचती है तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन। So it is difficult to measure the drug concentration at the site of action. Instead, the concentration can be measured from accurately in plasma. किसी भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन एब्जॉर्प्शन के बाद उसके साइट ऑफ एक्शन पे मेज़र करना बहुत डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल, आपने एक ड्रग ली जिसका इफेक्ट आप किडनी के ऊपर चाहते थे, जब वो ड्रग आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुई तो अब आप किडनी के पास इंडिविजुअली जाके उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किडनी को बॉडी के बाहर निकाल के उसमें देखना पड़ेगा कि कितनी ड्रग है, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी ड्रग का कितना एब्जॉर्प्शन हो कि वो साइट ऑफ एक्शन पे पहुंची है, उस कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के लिए हम उस ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को बेसिकली हमारे प्लाज्मा में मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन प्लाज्मा। हम अपने प्लाज्मा में कॉन्सेंट्रेशन ड्रग का मेजर कर लेते हैं, यानी हमारे ब्लड में, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि साइट ऑफ एक्शन तक हमारी कितनी ड्रग पहुंची होगी। तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम और प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के बीच में। एक्स एक्सिस पे टाइम रहता है और वाई एक्सिस पे आपका प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे आपने ड्रग लेनी स्टार्ट की, ये ड्रग धीरे धीरे आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुई और फिर उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो गई। और दूसरा यहाँ पे हमने एक प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बनाया, ये ड्रग आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पे ये अपने पीक कॉन्सेंट्रेशन पे थी आपके ब्लड में, और उसके बाद धीरे धीरे ये आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गई। तो यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन उसके साइट ऑफ एक्शन पे मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम बेसिकली ब्लड प्लाज्मा में ही उसका कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर लेते हैं, जिससे हमें एक एक्यूरेट रीडिंग मिल जाती है कि इस टाइम पे साइट ऑफ एक्शन पे हमारी कितनी ड्रग पहुंची होगी, कितनी ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी में यहाँ पे पहुंच पाई होगी। नेक्स्ट, दे आर मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मैकेनिज्म हैं ड्रग एब्जॉर्प्शन के। सो दे आर 3 मेन कैटेगरीज ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज द ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। Second mechanism of drug absorption is known as the paracellular or intracellular transport, and third mechanism of drug absorption is known as the vesicular transport of the drug absorption. So what is intracellular transport? Passage of drug across the GI epithelium, मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ द ड्रग ट्रांसपोर्ट। यानी कि जो अराउंड 90% ड्रग होती हैं वो एब्जॉर्प्शन के लिए ट्रांससेलुलर पाथवे को यूज़ करती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। After that we have paracellular or intracellular transport. So transport of drug through the junction between the GI epithelium. Inter मतलब होता है दो चीज़ों के बीच में, इंट्रा मतलब होता है विद इन अ थिंग, यानी किसी एक ही चीज़ में से। तो इससे आप इन दोनों चीज़ों को समराइज कर सकते हो। इंट्रासेलुलर यानी कि एक ही सेल के अंदर से ड्रग का ट्रांसपोर्ट होना, इंटरसेलुलर यानी कि दो सेल्स के बीच में से ड्रग का ट्रांसपोर्ट होना। तो जो आपकी जीआई एपिथेलियम लेयर है, अगर उसकी एक सेल से ही ड्रग अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है तो उस पाथवे को हम बोलते हैं ट्रांससेलुलर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पाथवे है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। 90% ड्रग्स जो है वो इसी पाथवे को सेलेक्ट करती हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। इसके बाद आपकी इंट्रासेलुलर, intercellular. Third pathway of drug absorption is known as the vesicular transport. So this diagram will represent these 3 mechanism of drug absorption. So this is the transcellular absorption of drug. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ड्रग आपकी एक ही सेल के अंदर से ट्रांसफर होके आ रही है, यानी कि दिस इज वन सेल, या आपकी एपिथेलियल लेयर है, और इस लेयर की एक सेल के अंदर से ही ड्रग एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड सर्कुलेशन पे आपकी कैपिलरीज के पास में पहुंच जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। ये इसका एक टाइप होता है ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट का। सो दिस इज द फर्स्ट पाथवे ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, दैट इज ट्रांससेलुलर or intracellular absorption of the drug. Second type is the paracellular absorption of the drug. So in paracellular absorption, drug will absorb in between two
सेल्स, दो सेल्स के बीच के जंक्शन से ड्रग एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है। थर्ड पाथवे ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ये आपकी ड्रग है, तो ड्रग यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के लिए क्या करती है, एक वेसिकल फॉर्म करती है और उस वेसिकल के अंदर ड्रग जाती है, फिर ये वेसिकल क्या करता है, ड्रग को दूसरी साइड में ड्रॉप कर देता है। तो ये प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, जिसमें कि फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के प्रोसेसेस आते हैं। द फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, यानी कि जब कोई सॉलिड ड्रग को कोई सेल इस तरीके से ट्रांसपोर्ट करे, और पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग, यानी कि किसी लिक्विड फॉर्म वाली ड्रग को इस रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाए। यहाँ पे पैरासेलुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट का बहुत कम यूज़ होता है। मैक्सिमम ड्रग जो होती हैं वो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती हैं। सो ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Transcellular or intracellular transport of drug is further classified into two categories: passive form and active route of drug transmission. So as this word represent passive administration of drug का मतलब होता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड एक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए. Passive route of drug administration is further subdivided into four categories. First one is the passive diffusion, second is pore transport, third one is ion pair transport, and fourth one is facilitated diffusion. And active route of drug administration is further active pathway of drug absorption is further classified into two categories: primary active transport of drug and secondary active transport of drug. And secondary active transport is further subdivided into symport and antiport. Let's discuss in detail about these transport mechanism. So first one is the passive diffusion. It is a part of passive transport, यानी कि जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो मेजर प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, 90% ड्रग जो होती है वो इसी रूट को ऑप्ट करती है एब्जॉर्प्शन के लिए. यहाँ पे ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर आपकी GIT में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ से ड्रग आपके ब्लड की तरफ एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करेगी जहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो द मूवमेंट ऑफ द ड्रग इज फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन to lower concentration. In this case the absorption of drug is dependent on the lipid solubility of the drug. जो ड्रग जितनी ज़्यादा लिपिड soluble होगी वो इतना easily आपकी बॉडी में passive diffusion के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी. One thing that will influence the passive transport of the drug is pH. हमारी GIT का जो pH होता है वो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल एज वी ऑल नो द pH ऑफ द स्टमक इज एसिडिक एंड द pH ऑफ द इंटेस्टाइन इज बेसिक. तो यानी कि अगर आपकी ड्रग एसिडिक है तो वो आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, और अगर आपकी ड्रग बेसिक है तो वो आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी. तो अब हम कैसे इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे कि किस ड्रग को कहाँ से बेटर एब्जॉर्ब होना है, और अगर आपकी ड्रग के लिए किस pH को आपको मेंटेन करके रखना है जब वो ड्रग आपकी बॉडी से अच्छे से एब्जॉर्ब होगी. तो इसके लिए हम जितनी भी ड्रग्स लेते हैं, दीज ड्रग्स आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. ये सारी की सारी ड्रग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं. इनका आयोनाइजेशन जो होता है वो pH के ऊपर डिपेंडेंट होता है. तो हम किस तरीके से किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन और उसका अनआयनिक फॉर्म को कैलकुलेट करेंगे, या हम किस तरीके से ये कैलकुलेट करेंगे कि pH किस तरीके से ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है. तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हेंडरसन-हेंसेल-बेच इक्वेशन, दैट इज pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग डिवाइडेड बाय अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग. तो यहाँ पे pKa क्या है, pK इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द ड्रग. pKa किसी भी ड्रग का वो pH होता है जहाँ पे वो ड्रग 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में होती है और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होती है. यानी कि यहाँ पे ड्रग 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में होगी और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगी. तो अगर हम इस फॉर्मूला में इस चीज़ को पुट करते हैं तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग 50% डिवाइडेड बाय 50%. तो यहाँ पे आपको मिला 1, और log 1 का जो वैल्यू है वो है आपका 0. सो फॉर्मूला मिला हमें pH इज इक्वल टू pKa. तो pKa किसी भी ड्रग का वो वैल्यू है, दस pKa इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द pH at which the drug is 50% ionized and 50% non-ionized. तो pKa किसी भी ड्रग का डिसोसिएशन कांस्टेंट वो वैल्यू है, यानी कि वो pH है जिसपे कि वो ड्रग 50% आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी और 50% अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एसिडिक ड्रग की बात करते हैं यहाँ पे एस्पिरिन, तो ये 3.5 इसका pH है. ठीक है, व्हेन एसिडिक ड्रग लाइक एस्पिरिन पुट इनटू अ मीडिया हैविंग 3.5 pH, द ड्रग बिकम 50% लिपिड soluble and 50% वाटर soluble. सो द pKa ऑफ एस्पिरिन इज
3.5, क्योंकि इस pH पे ये ड्रग 50% लिपिड सॉल्युबल है और 50% वाटर सॉल्युबल। यानी कि अगर इस pH के हम लोग नीचे की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं pH स्केल पे, सो बेटर अब्जॉर्ब्ड इन स्टमक एट pH ऑफ 1, इट्स लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। यानी कि जैसे जैसे हम pH स्केल पे नीचे की तरफ जाएंगे इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फर्दर अगर हम बेसिक ड्रग की बात करते हैं तो इसका रिवर्स होगा। बेसिक ड्रग पे हम जैसे जैसे स्केल पे ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, उस ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इनहेंस होगी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन pH एंड pKa. So second transport process of drug absorption is known as the pore transport. So transport of molecule into the cell through the protein channels present in the cell membrane. जो सेल मेम्ब्रेन के बीच में छोटे छोटे प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से हमारी ड्रग्स अब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पे जो ड्रग अब्जॉर्ब होती हैं वो बेसिकली वाटर सॉल्युबल ड्रग होती हैं। तो यानी कि वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल नहीं है और पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं, वो पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं, जिनका कि मॉलिकुलर वेट लो होना चाहिए और मॉलिकुलर साइज लो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूरिया, शुगर and water. Third process of drug absorption is known as ion pair transport. Such agents penetrates the membrane by forming reversible neutral complexes with endogenous ion of the GIT like mucin. तो यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो ड्रग ली वो कैटाइनिक फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में आ गई है। अब अगर आपकी ड्रग आयनिक फॉर्म में है तो ऑब्वियसली ये ड्रग आयनिक फॉर्म में आपके बैरियर को या आपकी मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती है। तो ये क्या करेगी, ये ड्रग हमारे किसी एंडोजिनस एनायन के साथ में कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर लेती है। यहाँ पे ड्रग के पास पॉजिटिव चार्ज है, एंडोजिनस एनायन के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि जो इनका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बनेगा न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स। तो यानी कि ड्रग जो थी वो पॉजिटिव चार्ज के साथ थी, हमारा जो एंडोजिनस आयन यानी कि हमारी बॉडी का एक मॉलिक्यूल था, आयन था सॉरी, जिसपे कि नेगेटिव चार्ज था। इन दोनों ने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यानी कि अब ये इजीली हमारी मेम्ब्रेन को पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस कर सकता है और अंदर पहुंचने के बाद, ब्लड में पहुंचने के बाद ये दोनों डिसोशिएट हो जाते हैं, आपकी ड्रग फ्री फॉर्म में आ जाती है और एंडोजिनस आयन जो आपका था वो आपका डिसोशिएट हो जाता है। सो दिस इज द थर्ड मैकेनिज्म ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट. Fourth mechanism of passive transport is known as the facilitated diffusion. So it involves a component of the membrane called as carrier that binds reversibly or non-covalently with the solute molecule to be transported. This carrier solute complex transfers across the membrane to the other side where it dissociates and discharges the solute molecule. So as we all know the absorption of vitamin B12, अगर हमें vitamin B12 को अपनी GIT ट्रैक में absorb करवाना है तो वहाँ पे इसको absorb करवाने के लिए हमें इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करता है, इन्हांस करता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फैसिलिटेशन या इन्हांसमेंट हो रहा है, हमारा एक इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की हेल्प कर रहा है एब्जॉर्ब होने के लिए। सो दिस इज द फोर्थ प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। आफ्टर दैट वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, यानी ऐसे प्रोसेसेस जहाँ पे ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी हैव प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन. इन प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन देयर इज डायरेक्ट ATP रिक्वायरमेंट. यहाँ पे हमें डायरेक्ट ATP की रिक्वायरमेंट होती है ड्रग के ट्रांसपोर्ट के लिए। सो ट्रांसफ़र, यहाँ पे जो भी ड्रग का ट्रांसफ़र है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ट्रांसफ़र ओनली वन आयन और मॉलिक्यूल एंड इन ओनली वन डायरेक्शन एंड हेंस इट इज़ नोन एज द यूनिपोर्टर. फॉर एग्जाम्पल अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो एनर्जी को यूज़ करके एब्जॉर्ब हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे डायरेक्टली ग्लूकोज ने ATP या एनर्जी को यूज़ किया एब्जॉर्प्शन के लिए. Second process is known as the secondary active transport. In secondary active transport, there is no direct requirement of ATP. For example, it takes advantage of previously existing concentration gradient. यहाँ पे क्या होता है, किसी एक चीज़ ने एनर्जी यूज़ की अपने ट्रांसपोर्ट के लिए, अपने एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके पीछे से दूसरी चीज़ उसी एनर्जी को कंज्यूम करते हुए, उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए उसके साथ में ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है। यानी एक बार आपने एनर्जी यूज़ की और दो चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई आपकी बॉडी में। The example of secondary active transport is symport and antiport. Symport को हम लोग को ट्रांसपोर्ट कहते हैं और एंटीपोर्ट को हम लोग काउंटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. In the meaning of symport is involves movement of both molecule in the same direction. यानी कि for example this is a membrane, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसने एनर्जी को यूटिलाइज़ किया यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए, साथ में आपका एक दूसरा मॉलिक्यूल था जो इसी एनर्जी को यूज़ करते हुए आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया. तो यानी दिस प्रोसेस इज नोन एज सिम्पोर्ट या फिर को ट्रांसपोर्ट. इसकी एनर्जी को इसने भी यूज़ किया और ये इसके साथ में ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया.
The second process is known as the antiport or counter transport, involves movement of the molecules in the opposite direction. तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मेम्ब्रेन, एक मॉलिक्यूल इस साइड में है और एक मॉलिक्यूल इस साइड में, ये वाला मॉलिक्यूल एनर्जी यूज़ करता है एब्जॉर्ब होने के लिए और एब्जॉर्ब होता है, इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट और एनर्जी को यूज़ करते ये वाला मॉलिक्यूल दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है. तो यानी कि इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. सो दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज नोन एज एंटीपोर्ट. Third process of transport absorption is known as the paracellular or intercellular transport. So transport of drugs through the junction between the GI epithelial cells. तो यहाँ पे जो जंक्शन होता है उसके बीच में से जो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब होके हमारी बॉडी में पहुँच जाती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वन सेल एंड दिस इज द अनदर सेल ऑफ लेयर. यहाँ पे बीच में इनके टाइट जंक्शन है, इस टाइट जंक्शन के थ्रू कोई ड्रग पेनिट्रेट होकर अगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट. फॉर एग्जांपल कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग और इंसुलिन इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. नाउ द लास्ट प्रोसेस ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नोन एज द वेसिकुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट. सो दिस इज अ एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस विद इन वेसिकल इनटू अ सेल. तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल, ये हमारी ड्रग है जिसको एब्जॉर्ब होना है. तो ये ड्रग क्या करेगी, यहाँ पे एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा सेल के अंदर. इसके लिए वेसिकल मीन्स कैविटी और अ पैकेट जिसमें ड्रग को पैक कर दिया जाएगा और फिर दूसरी साइड में पहुँच के इस ड्रग को रिलीज कर दिया जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, जो बहुत कम, बहुत माइनर इंपॉर्टेंट है इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का. तो अगर ये पार्टिकल सॉलिड है, ये ड्रग पार्टिकल सॉलिड है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द phagocytosis, and if this drug particle is liquid, this process is known as pinocytosis or cell drinking. So this is all about the different mechanism of drug absorption. यहाँ पे हमने drug absorption की अलग अलग mechanism देखी. For example, transcellular transport of drug, paracellular transport of drug and vesicular transport of drug. Now this phenomena is also related to the absorption of drug and this is known as the bioavailability. So bioavailability को हम कैसे समझेंगे, bio का मतलब होता है biological system यानी हमारी body, availability का मतलब होता है कितनी available हुई. यानी कि हमने जब drug की बात करी, हम यहाँ पे ड्रग के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद हमारी बॉडी को कितनी अवेलेबल हुई, इसको हम बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी. सो बायो अवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अनचेंज्ड फ्रॉम इट्स डोजेस फॉर्म. यानी कि यहाँ पे भी ड्रग अनचेंज्ड फॉर्म में ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए, जिस फॉर्म में आपने ड्रग ली है उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होनी चाहिए. यहाँ पे दो फैक्टर्स आते हैं, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का मतलब दिस प्रोसेस इज टाइम बाउंड. यहाँ पे हम टाइम की बात कर रहे हैं कि एक घंटे में 50% ड्रग एब्जॉर्ब हुई, अगले एक घंटे में 100% ड्रग एब्जॉर्ब हो गई. एक्सटेंट यानी कि अमाउंट, कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ. तो यानी कि मैंने यहाँ पे टाइम और अमाउंट दोनों को साथ में लेके हम चलते हैं. सो दिस फिनोमिना इज नोन एज द बायो अवेलेबिलिटी. सो द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ इंट्रावीनस ड्रग इज 100%. जो आपकी आईवी ड्रग्स होती है इनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है. क्यों? अगर आप कोई ड्रग ओरल रूट से लेते हैं तो इसको आपकी जीआई एपिथेलियम को क्रॉस करना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100% ड्रग थी, इसमें से केवल 75% ड्रग इसको क्रॉस कर पाई और आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचेगी. ब्लड सर्कुलेशन में पहुँचने के बाद यानी कि यहाँ पे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 75%. लेकिन जो आईवी ड्रग्स होती हैं, आपकी इंट्रावीनस ड्रग होती है, इनकी बायो अवेलेबिलिटी 100% क्यों होती है? बिकॉज दिस इज़ अ ब्लड वेसल और हम ड्रग को डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में ही इंजेक्ट करते हैं. यानी कि 100% अमाउंट ऑफ ड्रग इज अवेलेबल फॉर एक्शन. यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट ड्रग के एक्शन के लिए अवेलेबल है. सो द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी ड्रग इज 100%. सो दिस इज़ अ ग्राफ जो कि हम बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं. सो वी प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग प्लाज्मा में मेजर करते हैं अगर हमें उसका साइट ऑफ एक्शन पे कॉन्सेंट्रेशन पता करना. सो एट ज़ीरो टाइम इंटरवल यानी कि एट ज़ीरो टाइम यहाँ पे हमने ड्रग एडमिनिस्टर करी, धीरे धीरे ये ड्रग आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी. तो ये ग्राफ आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से ये ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है. आफ्टर सर्टेन टाइम ये ड्रग अपने हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे होगी हमारे ब्लड प्लाज्मा में, उसके बाद ये ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगी. सो दिस इज़ अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया. ठीक है. सो
जिस टाइम पे ये ड्रग हमारे ब्लड में अपने हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे थी, इस टाइम को हम बोलते हैं टी मैक्स। सेम ग्राफ है, मैं ये ग्राफ आपके लिए दोबारा यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। दिस टाइम इज नोन एज टी मैक्स एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन, जब ये ड्रग हायर कॉन्सेंट्रेशन पे हमारे ब्लड प्लाज्मा में, इज नोन एज सी मैक्स। ये इस ड्रग का हायर कॉन्सेंट्रेशन है जब ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में अपने हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन पे होती है, ठीक है। इसके बाद इस ग्राफ में दो चीज़ें आती हैं, MEC and MSC. What is MEC? MEC is minimum effective concentration of the drug and MSC means maximum safe concentration of the drug. ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई ड्रग आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, अगर वो मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन को अचीव ना कर पाए, यानी इस कॉन्सेंट्रेशन तक ड्रग आपके ब्लड में एब्जॉर्ब ना हो, तो ये ड्रग आपको कोई भी इफेक्ट शो नहीं करेगी। व्हाट इज मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन? अगर कोई ड्रग इस लेवल के ऊपर भी आपके ब्लड में पहुंच जाती है तो ये आपके लिए टॉक्सिक इफेक्ट इंड्यूस कर सकती है। सो दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और concentration of drug which is required in our body. The range between minimum effective concentration and maximum safe concentration is known as therapeutic range. तो किसी भी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन आपने देखा होगा मार्केट में 20 mg से 500 mg तक है अगर, तो इसका मतलब कि 20 इसका मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है और 500 पे इसका मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन होगा इस ड्रग का। इसके बीच में ये ड्रग सेफ्टी लेवल के अंदर रहती है, यानी डॉक्टर 20 से लेकर के 500 mg तक की डोजेज में फ्लक्चुएशंस कर सकते हैं। अगर हम 500 के ऊपर इस ड्रग की डोज को लेते हैं तब ये ड्रग हमारी बॉडी में मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन को क्रॉस कर जाएगी और ये आपको टॉक्सिक इफेक्ट देना शुरू कर देगी। सो द टाइम जहाँ से जहाँ तक इस ड्रग ने हमें अपना इफेक्ट शो किया इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। वो टाइम जहाँ पे इस ड्रग ने अपना इफेक्ट देना स्टार्ट किया है, इट इज नोन एज ऑनसेट ऑफ एक्शन, दिस इज नोन एज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दिस इज मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज थेरापेटिक रेंज। इसके बाद द एरिया विच इज कवर्ड अंडर दिस ग्राफ इज नोन एज एरिया अंडर कर्व। तो यानी कि आप किसी ड्रग का जब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ कर्व प्लॉट करते हैं, यानी कि आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन, तो जो एरिया इस ग्राफ के अंदर कवर होता है इट इज नोन एज द एरिया अंडर कर्व। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बायो अवेलेबिलिटी? द फॉर्मूला ऑफ बायो अवेलेबिलिटी इज बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल ड्रग डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावीनस ड्रग। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज जो हम आईवी ड्रग लेते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। फॉर एग्जांपल ओरल रूट से आपने ड्रग ली, इसकी बायो अवेलेबिलिटी 70% आई आपकी, तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करके 100 से इंटू कर देंगे तो आपको उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। बिकॉज आपकी बायो एरिया अंडर कर्व अगर आप आईवी का निकालोगे तो आपको 100% मिलेगा, बिकॉज आईवी जो ड्रग होती है वो कंप्लीटली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है। सो द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आईवी रूट इज 100%। अब हमें देखना है कि ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी क्या आई है, उसका एरिया अंडर कर्व क्या आया है। तो जब हम एरिया अंडर कर्व ओरल रूट को डिवाइड करते हैं एरिया अंडर कर्व आईवी रूट से, तो हम उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बायो अवेलेबिलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, जिससे हम किसी भी ड्रग का रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट करते हैं। सो दिस ग्राफ और दिस टेबल रिप्रेजेंट डिफरेंट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट रूट। आईवी रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% है, ट्रांसडर्मल रूट की बायो अवेलेबिलिटी 80 to 100 के बीच में है। अगर ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी 5 to 100 के बीच में रहती है, यानी ओरल रूट की बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम हो सकती है आपकी। दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।